आज के इस वीडियो से हम एक सिंगल वीडियो के थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टू सॉइल साइंस है ना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट एक तरह का रिवीजन या रिवीजन नहीं किया है तो कलेक्टिवली ऐसी इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इस वीडियो से जो पहले की सीरीज है वीडियोस हैं उसके अंदर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अलग अलग जो मेथड हैं, सॉइल एनालिसिस के जो अलग अलग मेथड हैं उन्हें सेपरेटली डिस्कस किया है, लेकिन वो लैब्स के लिए ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ वो बातें, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फैक्ट्स को इस वीडियो के थ्रू याद करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ईच एंड एवरी सिंगल स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वीडियो। आप कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर का जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, तो आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं अपने, बाद में उसको लर्न करने के लिए उसको हाईलाइट करते हुए कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो वन शॉट वीडियो है मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी सारी बातें, लगभग अबाउट 90 to 95 स्लाइड्स हैं इसके अंदर, तो बहुत टाइम भी लगेगा, काफ़ी लेंदी वीडियो है। तो कोशिश करिएगा या तो 2 पार्ट्स के अंदर इसे देख लीजिएगा, थोड़ा बीच में ब्रेक ले लीजिएगा, कैसे भी इस वीडियो को आप कंज्यूम करें। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप चीज़ों को याद करें, लर्न करने की कोशिश करें, दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करें। समझाने का काम मैं करूंगा, समझाने के बाद आप उसे दिमाग में कैसे भी किसी भी तरह से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम? तो JRF, SRF, ASRB नेट, ARO, AARO, इस तरह के जो एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज हमें क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम सॉइल टेस्टिंग एंड सैंपलिंग को समझेंगे या उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जुड़ी बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। उसके बाद मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और उससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल, कुछ एक आध न्यूमेरिकल मैंने यहाँ मेंशन किया है ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या हैं और कौन सा इंडिकेटर कहाँ काम में लिया जाता है। बहुत सारे, इस पूरे वीडियो में बहुत सारे टेबल्स हैं, सारे एनालिसिस जो भी हैं, NPK, OC, SC, MG, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सबका एनालिसिस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको सेपरेटली मैंने यहाँ मेंशन किया है। प्लांट एनालिसिस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्लांट एनालिसिस से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैंने मेंशन की है। वाटर एनालिसिस से भी जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने मेंशन की है। यहाँ हमने सॉइल के फिजिकल एनालिसिस की बातें नहीं करी हैं कि BD कैसे निकालते हैं, PD कैसे निकालते हैं, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी और मैकेनिकल एनालिसिस, इन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है यहाँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री या मैं कहूँ सॉइल एनालिसिस, प्लांट एनालिसिस, इससे जुड़े लैब वर्क, केमिकल वर्क जो है उससे रिलेटेड बातें की गई हैं। तो आई होप आप अब तक समझ चुके हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले बहुत ही विटल, क्या वर्ड यूज किया मैंने, विटल कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा विटल स्टेप जो होता है सॉइल की टेस्टिंग का, जिसे हम कहते हैं सॉइल सैंपलिंग, है ना। तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए सॉइल सैंपलिंग कैसे होती है, उस सभी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं किसका विटल स्टेप, तो सॉइल टेस्टिंग का। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा याद करने हैं। पहला, ताकि हमें सॉइल की फर्टिलिटी का स्टेटस पता चले, NPK, MG ये सब कितने हैं, फर्टिलिटी का स्टेटस पता चलना चाहिए। दूसरी बात, प्रिडिक्ट कर सके हम क्रॉप का रिस्पॉन्स, पता होगा कि हमारी सॉइल हेल्दी है या नहीं है, तो उससे पता चलेगा कि हम क्रॉप का रिस्पॉन्स यानी फर्टिलाइजर डालने से, है ना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने से, या हम कह रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी के हिसाब से मिट्टी के अंदर क्या हम देख सकते हैं, क्रॉप की रिस्पॉन्स देखा जा सकता है, तो क्रॉप रिस्पॉन्स प्रिडिक्ट किया जा सके। तीसरी बात, हम कर सकते हैं मिट्टी को क्लासिफाई कर सकें कि कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है ना, एल्किलाइन कंडीशन है, सैलिनिटी कैसी है, और हम कह सकते हैं एसिडिटी क्या है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कर सकते हैं कि फर्टिलिटी को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लो फर्टाइल है, मीडियम फर्टाइल है, हाईली फर्टाइल है। एक पॉइंट मैं हमेशा आपको पिछले वीडियोस में बताते आया हूं कि अगर मिट्टी के अंदर हम कह रहे हैं कि मीडियम रेंज के न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि लेस देन आ रहा है, मतलब हम कह रहे हैं लो कैटेगरी वाली फर्टिलिटी आ रही है, तो हम 25% ज्यादा फर्टिलाइजर देते हैं। किससे ज्यादा 25%? तो हम कहेंगे रिकमेंडेड डोज से। रिकमेंडेड डोज से 25% ज्यादा देते हैं कब? जब लो कैटेगरी वाले हमारी सॉइल है। हाई होती है तो 25% कम फर्टिलाइजर देना चाहिए। इस बात को आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बात यहाँ लिखी हुई नहीं है, तो इस तरह की चीजों को आप कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। अब डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपलिंग, जो कि मैंने कहा सबसे विटल इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहता है सॉइल के टेस्टिंग के दौरान, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सॉइल सैंपलिंग ही है। तो कितनी डेप्थ तक जनरली किया जाता है? तो हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। पॉपुलर क्वेश्चन मुझे लगता है ये है 15 सेंटीमीटर का, कि भाई राइस, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, पर्ल मिलेट, है ना, और हम कह रहे हैं कि स्मॉल मिलेट, इन सभी के लिए कितना? 6 इंचेस, इंचेस शायद ना पूछे लेकिन सेंटीमीटर पूछा जा सकता है, 15 सेंटीमीटर होता है। ग्रासेस और ग्रासलैंड के लिए कम है, 5 सेंटीमीटर है। कॉटन, शुगर, बनाना जैसी डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए कितना है? 22 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। और जो पेरिनियल प्लांटेशन क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसके अलग अलग सेपरेट सैंपल्स यानी
0 से 30 तक, 30 से और 60 तक भी, और 90 सेंटीमीटर का, यानी तीनों के अलग अलग सैंपल्स लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपलिंग में हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, और आगे इंपॉर्टेंट बताया है कि मेथड्स होते हैं, दो तरह के मेथड हैं, समझ रहे हैं। देखिए फटाफट फटाफट हर स्लाइड को मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्या रीजन है, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, उन्हें हम जल्दी से जल्दी एक वन शॉट के रूप में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, जुड़े हुए हैं आप लोग मेरे से। चलो अभी हम देख रहे हैं कि जिगजैग पैटर्न है सॉइल सैंपलिंग यूनिट का, कि भाई मैं अगर किसी खेत पे जाकर सैंपल्स उठा के लाना चाहता हूँ, कलेक्शन करना चाहता हूँ सॉइल सैंपल्स का, तो कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड है, जिगजैग पैटर्न का मेथड है। कलेक्शन कर लिया, कलेक्शन करने के बाद का क्या मेथड है, कलेक्शन करने के बाद सब कुछ मिक्स करना होता है, तो मिक्स करके जो सैंपल बनाया जाता है, एक तो है कलेक्शन जो जिगजैग पैटर्न से किया, दूसरा एक बनाएंगे हम सैंपल बनाएंगे, तो सैंपल जो लैब में भेजना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में लेना है, क्वार्टरिंग मेथड। इसे क्या कहा जाता है, क्वार्टरिंग मेथड, मतलब अपोजिट डायगोनल्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन और नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हर एक चीज को हमने एक एक करके डिटेल्स में समझा है। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहें तो बहुत अच्छी बात। मैं ये सोचता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इन जनरल मोस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशंस आर कैरिड आउट बाय पासिंग द सॉइल थ्रू अ सीव ऑफ 2 मिलीमीटर साइज, यानी जनरली जो सॉइल सैंपल हम भेजते हैं उसकी टेस्टिंग करने से पहले उसकी सीविंग करेंगे, छाना जाएगा उसे, तो कितना मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर वाली साइज की छन्नी से उसे छान लेते हैं। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0.2 और 0.5 मिलीमीटर वाली भी छन्नी काम में लेते हैं। कौन से स्पेसिफिक मेथड के लिए, कौन से स्पेसिफिक मेथड के लिए, तो याद रखें ऑर्गेनिक कार्बन डिटर्मिनेशन के अंदर। अभी कुछ देर बाद फिर बात होगी, ऑर्गेनिक कार्बन अगर मिट्टी में निकालना है तो बहुत छोटा सैंपल लिया जाता है 0.5 ग्राम का, और उसकी छन्ना मतलब और छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल्स लिए जाएंगे, 0.5 मिलीमीटर के लिए जाएंगे। क्यों इतना छोटा सैंपल लेते हैं, क्या रीजंस हैं, सभी चीजें डिटेल में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में देखी है, लेकिन अभी सिर्फ फैक्ट, इंपॉर्टेंट बातें उन पे फोकस कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ रही है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है। क्या बोला दिवाकर आपने, दिवाकर ने ये बोला कि एक्यूरेट कंसंट्रेशन जब होती है, जब कोई पर्टिकुलर हम कह रहे हैं सॉल्यूट जो है, मुझे पता है कि मैं अगर 10 ग्राम सॉल्यूट डाल रहा हूँ 1 लीटर पानी में, तो ये मेरा पता होना, इस तरह की कंसंट्रेशन का बनना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जा सकता है। व्हेन standard solution is a solution of a known accurate concentration, that is the solution which contain a definite number of gram equivalent of substance per liter of water। पर लीटर ऑफ वाटर में हमें पता है कितनी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मेंशन कर दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी नॉर्मेलिटी क्या है ये हमें पता है। कुल मिला के किसी भी तरह से हमें कंसंट्रेशन अगर एग्जैक्टली पता है हमारे सॉल्यूशन की, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। डन, आगे हम देखते हैं। सही है, जुड़े हुए हैं अभी तक आप मुझसे, आई होप जुड़े हुए हैं, है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अब थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक बातें चल रही थी, अब वो बातें आ सकती हैं जो आपको शायद कम पता हो या जिन पे पकड़ कम हो। पकड़ है, मैं तो ये मान के चलता हूँ अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो अभी ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये पार्ट और इम्पोर्टेंट, अब और इम्पोर्टेंट होती जाएगी चीजें। क्या इंपॉर्टेंट होती जाएंगी कि प्राइमरी सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन से हैं। प्राइमरी तो भैया वैसे वही कह रहे हैं हम, जिसके अंदर प्योर सब्सटेंस जो है ना, आर एक्यूरेटली मिक्स्ड। मतलब जो आपने दिवाकर पहले बात बोली कि नोन अमाउंट पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट में मिला रहे हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहना है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हम नॉन सॉल्यूट को मिलाकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते, मतलब एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं बना सकते। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब तराजू पे तोल के कुछ मिला के मिक्स करके बनाए तो उस नॉन कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी, ऐसी सिचुएशंस को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। अभी हम कुछ देर में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कर सकते हैं हम तो उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और कुछ खास बातें होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की, पहले मुझे लगता है वो डिस्कस कर लेनी चाहिए कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो फोटो स्टेबल होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सिटी नहीं दिखाते हैं, मतलब नमी पकड़ते नहीं है। मतलब इनको जैसे अगर बना के छोड़ दिया ना इस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, तो ये स्टेबल रह पाएगा, फोटो डिग्रेडेबल नहीं होगा, है ना। फोटो स्टेबल का मतलब लाइट की प्रेजेंस में खराब नहीं होगा, नमी से भी खराब नहीं होगा, टेम्परेचर से भी खराब नहीं होगा, प्योर ज्यादा होगा, केमिकली स्टेबल होगा और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सॉल्यूशंस की, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना, ये आती हैं चीजें। और क्या आता है, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एग्जांपल आए थे, एसआरएफ में आए थे अभी 2025 के अंदर, तो याद रखना एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, बोरैक्स,
और ऑक्सैलिक एसिड, फोकस करिए, ऑक्सैलिक एसिड भी है, सोडियम ऑक्सोलेट भी है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2O7 और पोटेशियम बोरेट, इस तरह के सॉल्यूशंस जो है वो प्राइमरी, मतलब इनको एग्जैक्टली तोल कर, मतलब ये स्टेबल, इनके जो सॉल्यूशन बनेंगे वो स्टेबल होंगे, जल्दी से डिग्रेड भी नहीं होंगे, इस तरह के सॉल्यूशन जो बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहा जाएगा। आप तो आकर फिर कहेंगे सेकेंडरी सॉल्यूशंस क्या है, सेकेंडरी वो जिनको नाप तोल के नहीं बना सकते, जो डिग्रेड हो सकते हैं, है ना। अच्छा, ये एग्जाम में जो आया था, मैं कह रहा हूँ SRF में आया था क्वेश्चन, तो मुझे पॉज करके ऑब्जर्व करिएगा, है ना। सेकेंड आंसर जो रेड किया हुआ है वो आंसर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन जो चूज किया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो, और हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो आपने बताए उसको हम क्लासिफाई भी करते हैं। एसिडिक, कौन कौन से ऐसे प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं जो एसिडिक होते हैं, तो सक्सीनिक एसिड बोल दिया, ऑक्सैलिक एसिड बोल दिया, बेंजोइक एसिड बोल दिया, सल्फैमिक एसिड बोल दिया, तो एसिड वालों को मैंने एक साथ लिख दिया, और सुविधा के लिए जिसके अंदर पोटेशियम आ रहा है उनको अलग लिख दिया, पोटेशियम डाइ हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट, याद रहेगा दिमाग में कि ये सारे एसिडिक हैं। बेसिक कौन है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट वाले बेसिक होते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट ये भी क्या है, बेसिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिए गए थे, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, JRF में आया था ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट, ये चारों नाम जो भी दिए गए हैं क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। चौथी चीज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम ऑक्सोलेट, राइट, अमोनियम ऑक्सोलेट, अमोनियम ऑक्सोलेट को हम आगे क्या बोलेंगे, आगे जाके उसको हम शायद पर्टिकुलर रिएजेंट का नाम भी देंगे, है ना। और हम देख सकते हैं आर्सेनियस ट्राइऑक्साइड्स और प्योर मेटेलिक आयरन, है ना। तो इस तरह से जो भी आपको यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं टेबल्स, उन्हें स्पेसिफिकली या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कैसे भी करके याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सॉल्यूशन मैंने जो बताया कि इन्हें डायरेक्ट वेइंग करके नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट वेइंग, क्योंकि ये इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं देखी जा सकती, और नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज, तो फिर ऐसे नाप के नहीं बना सकते तो कैसे बनाए, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब तराजू होता है ना, तराजू में मतलब मान लेते हैं ये केले हैं, केले का वजन मान लेते हैं कि हम तोल के नहीं पता कर रहे, तो हमने तराजू पे रख दिया उसे, हमने कहा कि बाट 2 किलो का बाट हमें पता है कि ये 2 किलो का है, तो इस ये स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने कि 2 किलो के जब बराबर हो जाएगा तब हम समझ आएगा कि ये जो केले हैं वो भी 2 किलो के हैं, है ना। तो ये वही है टाइट्रेशन करके। अब की बार हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जो हम डायरेक्ट कुछ मिलाकर नहीं बना पाए हैं, उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन वे करके नहीं बना पा रहे हैं, तो जो भी बना पा रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, स्टैंडर्डाइज करो टाइट्रेशन के थ्रू। क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें इस वीडियो की आपको लगे कि बहुत जल्दी जल्दी बोल के निकल जा रहे हो, समझ कम आ रही है, मैं यही, इसी का रीजन यही है कि मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज कवर कर चुका हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स बाकी हैं कवर करने को, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी या कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इन सॉल्यूशंस को हम टाइट्रेशन के थ्रू स्टैंडर्डाइज करते हैं। कौन किससे स्टैंडर्डाइज होता है, इससे पहले ये याद कर लेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, तो ये जो भी हमारे पास एसिड्स दिखाए गए हैं इनके सॉल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनते हैं। किससे किसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, NaOH के लिए कौन सा प्राइमरी सॉल्यूशन काम में लेते हैं, KHP, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, लिख लीजिए कॉपी में, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, पता होगा आपको, आई होप, नहीं पता है तो ये लिख लीजिए। HCl और H2SO4 के लिए कौन सा काम में लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये जो अलग से ब्लू लिखे गए हैं मतलब ये क्या है, प्राइमरी सॉल्यूशंस है, जबकि ये जो क्या है, ये सेकेंडरी सॉल्यूशंस है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है। AgNO3 के लिए NaCl काम में ले सकते हैं, KMnO4 यानी जो कि सेल्फ इंडिकेटर कहा जाता है, तो उसके लिए ऑक्सैलिक एसिड काम में लेते हैं। ये पेयर्स प्लीज याद रखना, मुझे लगता है आपके सामने मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, प्लीज इसे याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स काम में लिए जा सकते हैं, है ना, NaOH वाली कंडीशन, यानी जो एल्केलाइन कंडीशन है वहाँ पे फेनोफ्थलीन काम में ले सकते हैं, है ना, H2SO4 वगैरह के लिए मिथाइल ऑरेंज काम में ले सकते हैं, AgNO3 के लिए K2CrO4 यानी क्रोमेट काम में ले सकते हैं, और KMnO4 के लिए जो कि सेल्फ इंडिकेटर है ना। अच्छा, उससे पहले भी एक बात बताई गई, इनके कलर चेंजेस भी बताए गए हैं, बोल के वक्त खराब नहीं करेंगे, आप रीड कर सकते हैं, है ना। कलर क्यों चेंज होता है, उसका क्या रीजन होता है, कि जब भी हम टाइट्रेशन कर रहे हैं एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसकी इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट पार्ट इसके बराबर हो जाता है, रिएक्शन पूरी हो जाती है। रिएक्शन पूरी कब होती है, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, या आप कैसे समझेंगे, इक्विवेलेंस बराबर हो जाए, N1V1 बराबर N2V2 हो जाए, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, N1V1 बराबर N2V2 हो जाए, तो इस पॉइंट को पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट जहां पे
इक्वेशन मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे फिर इंडिकेटर जो सॉल्यूशन में होता है उसको पता चलता है अरे अरे माहौल चेंज हो गया, रिएक्शंस पूरी हो गई है, पीएच चेंज हो गई है, तो इंडिकेटर फिर अपना रंग बदल देते हैं, और उसके रंग बदलने के कारण हमें पता चलता है इक्वेशन पूरी हो गई है। ये इंस्टेंट नहीं हो पाता, कुछ गैप रहता है इसके अंदर, बिल्कुल ये जो लैग होता है उसको हम एक इक्विवेलेंस लैग पीरियड बोल देते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, स्टैइकोमेट्रिक पॉइंट बोल सकते हैं, इस बात को हमें पता होना चाहिए, याद रखना है। और भी क्या क्लासिफिकेशन याद करना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड में आप एसिडिक कंडीशन में पोटेशियम हाइड्रोजन सैलेड में आपको याद करवा ही चुका हूँ, बेसिस के अंदर NaCO3 याद करवा ही चुका हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में याद कर लिया हमने, रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर ऑक्सैलिक एसिड और एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड हो सकते हैं, आइडोमेट्रिक के अंदर अगर कोई पूछ ले तो KiO3 हो सकता है, अर्जेंटोमेट्रिक पूछ ले तो फिर उसके अंदर Ag वाले के लिए भी हमने बात किया था ना, NaCl के साथ टाइट्रेट कर रहे थे तो फिर उसे NaCl कहा जा सकता है। सेकेंडरी भी है क्या सर? बिल्कुल सेकेंडरी भी है, मुझे पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। आपको ये लिस्ट में क्या बताया है, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बताया है, जो याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आप अपनी क्यूरियोसिटी अगर आपकी रहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया हमारा सॉइल टेस्टिंग, दूसरा पार्ट हो गया हमारा क्या, हमने जाना ये कॉन्सेप्ट सारे इससे रिलेटेड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड। कॉन्सेंट्रेशन किसकी, हम कह रहे हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी बचपन से पढ़ते आए हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, 1 लीटर सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, मोलैरिटी कहा जाता है। तो ना पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट है, सैल्यूट नहीं होता है, सॉल्यूट होता है, सैल्यूट तो शाम वो बोलेगा ओ शाम जी सैल्यूट थोड़ी करना है, तो वो नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये ओ होना चाहिए, गलती से ए लिखा हुआ है, तो सॉल्यूट होगा, ठीक है। और मोल नंबर होता क्या है, W/mW, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन W/mW, यानी सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। मोल के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने बैठ जाएंगे तो बहुत अलग पूरा वीडियो बन सकता है 1 घंटे का, लेकिन अभी हमारा मकसद है फटाफट से रिवाइज करना और आगे बढ़ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम देख रहे हैं नॉर्मेलिटी की बात, तो नॉर्मेलिटी में भी क्या होता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम ही होता है, लेकिन यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह ग्राम वेट यूज करते हैं, है ना। वहाँ पे हम ग्राम वेट की जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं, सॉरी, वहाँ मॉलिक्यूलर वेट यूज किया जाता है, यहाँ वहाँ मतलब कहाँ, मोलैरिटी कॉन्सेप्ट के अंदर मॉलिक्यूलर वेट आता है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आता है। इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं, W/mW × 1000/V, ये लिख लीजिए अपने कॉपी में, W/mW × 1000/V, W/mW × 1000/V, ये जो फॉर्मूला बोला मोलैरिटी का था। जब भी मोलैरिटी का सेपरेट क्वेश्चन पूछे, मेरा बोला वो फॉर्मूला याद करना, W/mW × 1000/V, V किसमें, ml के अंदर। लिख रहे हो क्या अपने कॉपी में, लिख लो, काम आ सकता है आपके। अब जो मैंने फॉर्मूला बोला W/mW, वहाँ mW को चेंज करके EW कर दो, EW कर दोगे तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, नॉर्मेलिटी का बन जाएगा सर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का बन जाएगा तो इस तरह से EW निकालते कैसे हैं कि भाई मॉलिक्यूलर वेट में वैलेंसी का डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें नॉर्मेलिटी भी समझ आ गई। कुछ बातें हैं जो एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आ सकती हैं सामने, कि इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या, ऑफ एन एसिड इज इट्स वेट दैट कंटेन्स वन रिप्लेसेबल H+, एक रिप्लेसेबल H+ जो है उसका जो वेट है उसको हम इक्विवेलेंट वेट कह सकते हैं। और द मोर H+ आयन एन एसिड कैन डोनेट द लोअर इट्स इक्विवेलेंट वेट, जितना ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितना ज़्यादा डोनेट कर सकता है उसका इक्विवेलेंट वेट उतना ही कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट में वैलेंसी का डिवाइड लग रहा है, तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना कम हो जाएगा। HCl की कितनी होती है, 1 कही जा सकती है। H2SO4 की कितनी होती है, 2 आती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, याद रखना कि H2SO4 की इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइडेड बाई 2 होगा, इसकी वैलेंसी 2 है। बेसिक बातें यहाँ आती हैं एग्जाम। ये न्यूमेरिकल मुझे पॉज करके फटाफट सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है, इतना ही वक्त दे पाऊंगा। आई होप मुझे आपने पॉज करके ये क्वेश्चन कर लिया है, नहीं किया है तो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ कि देखो, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और उसका कंसंट्रेशन दिया है, दूसरी पर्टिकुलर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालने के लिए N1V1 बराबर N2V2, इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है टाइट्रेशन में, है ना, वहाँ पे क्या होता है, N1V1 बराबर हो जाता है N2V2, तो कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया आपने वॉल्यूम से, और वहाँ पे एक कंसंट्रेशन नहीं पता थी और उसका आपको वॉल्यूम पता था, तो मैं N2 निकल के आ गया 0.15, डन। 0.15 था ऑप्शन में, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
एक ही न्यूमेरिकल रखा है, ज़्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे। एक न्यूमेरिकल बहुत पॉपुलर है जेआरएफ के एग्जामिनेशंस में कि आपको परसेंटेज वैल्यू दी जाती है, उसको कहते हैं पीपीएम में बदल के दिखाओ। परसेंट वैल्यू दी जाती है और पूछते हैं पीपीएम में बदल के दिखाओ, तो 10,000 का गुणा करना है, 10,000 का गुणा करना है। बहुत ही बेसिक बातें हैं पर बताना मेरा फर्ज है, याद रखना जरूरी है ये बात। परसेंटेज के अंदर क्या होता है कि भाई 100 ml का कितना हिस्सा सॉल्यूट का है, तो उसे एक तरह से हम कहते हैं परसेंटेज के अंदर भी दिखाते हैं। चलो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी क्या नहीं थी, खुद जज करिएगा। अगर लगे नहीं समझ आई तो मुझे पॉज कर दीजिए वहीं पे, उस स्लाइड के ऊपर का अपना अपने आप से खुद काम करिए। कोई बात नहीं समझ आ रही फिर भी तो कमेंट करिए कि सर ये वाली स्लाइड जो थी उस पर बात समझ नहीं आई, या पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे बता दीजिएगा सर इतने बजकर इतने मिनट पे जो आपने बात बोली है वो समझ में नहीं आई या हम सेटिस्फाई नहीं है, तो मैं उसके ऊपर आपसे कमेंट में बात कर पाऊंगा। ठीक है, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 तरह का होता है, ये भी सवाल जेआरएफ में इस साल आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? चारों ऑप्शन थे, ऑल ऑफ द अबव सही था आंसर। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है जिनको हम एसिडिमेट्रिक या एल्केनीमेट्रिक मेथड कह सकते हैं। पहले बोलो, साथ में बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो सकती हैं एसिड और बेस को मिला के जो होती हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन वो कह सकते हैं हम। दूसरा होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एनालिसिस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स इसमें बनते हैं। ईडीटीए का नाम सुना है क्या आपने? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, नाम सुना है क्या आपने? कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने के लिए काम में लेते हैं ईडीटीए। आप कहते हैं सर क्या बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो? आप ही से बात कर रहा हूँ। अगर नहीं जानते हैं इस बारे में तो मैं पिछले वीडियोस के अंदर हर एक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बता चुका हूँ, या तो देख लेना, नहीं देखा है तो अभी मेरे मुंह से जो निकल रहा है उसे लिख नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड के अंदर क्या काम आ सकता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के एनालिसिस के लिए ईडीटीए का इस्तेमाल करना, वो क्या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एनालिसिस में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ नीचे बैठ जाएगा, मतलब रिएक्ट करके कुछ नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, उसे भी याद रखना है। चौथा हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, मतलब कुछ ऑक्सीडाइज होगा कुछ रिडक्स होगा। जैसे ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, उसके अंदर हम डिटर्मिनेशन में क्रोमिक एसिड डाल देते हैं, तो वो एक तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। समझ आ रही है? देखो, उन लोगों को ये मैं आशा करता हूँ ये बातें बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री वास्तव में पढ़ चुके हैं। क्या बोल दिया सर आपने? ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह का जो वन शॉट टाइप वीडियोस होते हैं वो एक तरह के रिवीजन होते हैं कि सर हमें कुछ ना कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री पता तो है, लेकिन वो एक जगह इकट्ठी होकर रिवाइज हो जाए ना, तो वो मजा है, तो वो वन शॉट होता है ना। आप किसी भी वन शॉट, अगर मैं वन शॉट बोल के 5 घंटे का वीडियो बना दूं तो फिर काय का वन शॉट सर, है ना? फिर तो हम अलग अलग वीडियो ही देख लें, है ना? समझ आ गई बात? अभी हम जो जो बातें आपको नहीं समझ आए तो प्लीज पॉज हो जाएं, वहां पे मेरी बातें जो हैं या तो उन्हें लिख लीजिए कॉपी में, नहीं तो एक पूरी आपको लगेगी नहीं बिल्कुल ही नहीं पता हमें तो कुछ चीजें, तो आप पूरी जो सीरीज मैं बना चुका हूँ 12 वीडियोस हैं उसके अंदर, उन 12 वीडियोस को देख लीजिएगा एक एक करके, अगर आपके पास वक्त हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते जाइए, जितना समझ आए रिटेन करिए, याद करने की कोशिश करिए। फॉर श्योर आई विल मेक श्योर दिस वीडियोस विल बी, दिस वीडियो विल पर्टिकुलर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएच जो है, ऐसी पीएच जहाँ पे रंग बदलता है ना? एक इंडिकेटर अपना रंग बदल सकता है। द पीएच एट विच अ टाइट्रेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर इज जस्ट कंप्लीटेड इज नोन एज टाइट्रेशन एक्सपोनेंट, जिसे क्या कहता है? पीटी कहते हैं। जेआरएफ में जब मेरे सामने ये सवाल आया था तो मैंने अपनी जान लगा दी घर पे आकर, या जब मेरे पास आंसर किया तब मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं कि ये पीटी क्या होता है। पीई सुन लिया, पीएफ सुन लिया, पीएच सुन लिया, बहुत सारे पीपी सुन लिए, लेकिन ये पीटी क्या था? पीटी मुझे एनालिटिकल केमिस्ट्री में आकर समझ आया कि पीटी अच्छा ये भी होता है, टाइट्रेशन एक्सपोनेंट भी होता है, जहाँ पे इंडिकेटर अपनी देख सकते हैं रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, ऐसी टाइट्रेशन को पीटी बोला जाता है। द कलर कम चेंजेस बिकम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट ओनली एट पीटी वैल्यू, इसकी भी एक वैल्यू होती है, पीटी वैल्यू होती है, फैक्ट है, याद रखना है, सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है सर, आपने इंडिकेटर की जब बात छेड़ ही दी है तो क्यों ना आप इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन भी समझा दें। इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है जो माहौल चेंज होता है, यानी जब पीएच चेंज होती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तब अपना रंग बदल लेते हैं। ठीक है सर। एसिडिक इंडिकेटर, फोकस करिए स्टूडेंट्स। एसिडिक इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर में नाम दिया है फेनोफ्थिलीन का। फेनोफ्थिलीन तो सर हमने सुना है हमेशा से कि ये तो एल्केलाइन रेंज के अंदर अपना रंग बदलता है, बिल्कुल सुना है, जानते हैं आप, लिखा हुआ भी है सामने सर कि भाई ये एल्केलाइन कंडीशन में अपना रंग बदलता है, तो उसका नाम एसिडिक इंडिकेटर क्यों दिया है सर? क्या रीजन है? सोचो सोचो। रीजन ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है फेनोफ्थिलीन का, वो H+ डोनेट कर सकता है ना?
H प्लस डोनेट कर सकता है। जो H प्लस छोड़ सकता है वो क्या है? एसिड है। जो H प्लस रिसीव कर सकता है वो क्या है? बेसिक है। फिनोल्फ्थालीन जैसे ये सारे जो नीचे लोग लिखे गए हैं वो क्या है? H प्लस छोड़ सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर में H प्लस छोड़ने के गुण है, उस गुण के कारण इसे एसिडिक इंडिकेटर कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसिडिक रेंज में रंग दिखाएंगे। समझ आ गई बात? सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक इंडिकेटर? आएगा आपके सामने एग्जाम जरूर आएगा, तो याद रखना। फेनोल्फ्थालीन है, थाइमोफ्थलीन है, फेनल रेड है, ब्रोमोथाइमोन ब्लू है, लिटमस जो कि एजोलिमिटिक बोला गया है तो वो भी है। तो कुल मिला के ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही है ना। कौन कैसे रंग में बदल जाता है इसे भी याद रखें, कौन सी पीएच रेंज पर होता है इसे भी याद करें। मेरा मकसद आपको डायरेक्शन देना है इस वीडियो से, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। मुझे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या इस सारे नोट्स की पीडीएफ प्रिंट निकलवा के याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो बेसिक इंडिकेटर्स याद करने हैं। मैथिल रेड भी है, मैथिल ऑरेंज भी है, थाइमोल ब्लू भी है, क्रिसोल रेड भी है, थाइमोल मैथिल येलो भी है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन भी है, ब्रोमोक्रिसोल पर्पल भी है। तो ब्रोमो ब्रोमो बेसिक है, ब्रोमो ब्रोमो बेसिक है, ब्रोमो ब्रोमो बेसिक है। पिछले में ब्रोमोथाइमोल ब्लू था, उसमें थाइमोल आ रहा है, जब यहाँ थाइमोल नहीं है, क्रिसोल है। तो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन हो चाहे पर्पल हो, दोनों क्या है? बेसिक है। क्रिसोल रेड भी है, क्रिसोल क्रिसोल सारे मैच हो गए। मैथिल ऑरेंज हो चाहे मैथिल रेड हो चाहे मैथिल येलो हो, सारे मैथिल क्या है? बेसिक इंडिकेटर है ना। ऐसे कलेक्टिव कुछ ना कुछ ग्रुप बनाते जाएंगे तो शायद हमें याद करना आसान होता है। कलर कैसे चेंज होते हैं वो बताए हैं, रेंज आपको दी गई है, सारी एसिडिक रेंज दी गई है, फिर भी बेसिक इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि H प्लस रिसीव कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, और एक जगह पे इकट्ठा करके लिख दीजिए सर, काम की बात जो याद करनी है, ये याद करनी है, बहुत जरूरी है, ये याद करनी है, बहुत जरूरी है, ये याद करनी है। डन, प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इतने सारे टाइप्स होते हैं इंडिकेटर के, और इतने सारे टाइप्स के इतने सारे एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी है। फिर से कहूंगा, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। सर आप तो खाली याद ही याद करवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जहाँ समझाने की बात होगी वहां समझाऊंगा, लेकिन ये तो याद ही करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, कि न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर फेनोफ्थलीन, थाइमोफ्थलीन, थाइमोल ब्लू, मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, ब्रोमोक्रिसोल फेनोल रेड, ये सारी चीजें काम में लेते हैं। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर में पोटेशियम क्रोमेट और फेरिक एलम काम में लेते हैं। ये आया है दोस्तों, एसआरएफ में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। प्लीज इस टेबल को जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करी है प्लीज याद करिएगा। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है ये आपका आने वाले वक्त में। तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर पूछा गया है, फ्लोरोसिन और इयोसिन है। आयन मेटल आयन इंडिकेटर कौन सा है? मेरोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम परप्यूरेट कहते हैं। लिख लीजिएगा कॉपी में, मेरोक्साइड क्या होता है? अमोनियम परप्यूरेट होता है। ईबीटी होता है, और सोलोक्रोम ब्लैक टी भी होता है। ये सारे लोग क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिटर्मिनेशन में आते हैं काम। लिखिए अपनी कॉपी में, कैल्शियम के डिटर्मिनेशन के लिए हम काम में लेते हैं अमोनियम परप्यूरेट, और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम दोनों के टाइट्रेशन में क्या काम में लेते हैं? ईबीटी काम में लेते हैं, यानी इरिक्रोम ब्लैक टी काम में लेते हैं। लिख लीजिए कॉपी में, आई होप लिख लिया होगा। सेल्फ इंडिकेटर के अंदर KMnO4 काम में लिया जाता है। एक्सटर्नल इंडिकेटर के रूप में पोटेशियम फेरिसाइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडिकेटर। सारी टेबल ही वास्तव में, हर एक स्लाइड इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल होता है ना, बार बार इतना मन कर रहा है हर लाइन पे बोलने का, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। एक्सटर्नल इंडिकेटर पूछा जा सकता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड है ना। और इंटरनल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? मैथिलीन ब्लू है, डाइफेनिलमीन है। डाइफेनिलमीन का नाम आ गया, डीपीए कहाँ काम आता है? ऑर्गेनिक मैटर डिटर्मिनेशन में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मिक्स इंडिकेटर में मैथिल रेड होता है, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन होता है, प्लस तीसरी चीज और होती है, लिखना रह गया यहाँ पे, एथेनॉल होता है, तीसरा लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं जो वो स्ट्रिप्स सी वगैरह से आती है, जिसको काम में लेते हैं, वो एक अलग चीज है, अलग अलग कलर्स होते हैं उसके अंदर। चलो क्या, तो ये सारे इंडिकेटर और उसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, यू मस्ट लर्न, हर एक मेथड के अंदर जो काम में लिया जाता है इंडिकेटर, उसको याद करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक कार्बन में अभी आपने याद कराया सर, डीपीए काम में लेना है। अवेलेबल नाइट्रोजन में सर मिक्स इंडिकेटर यानी ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, मैथिल रेड और एथेनॉल होता है, वो काम में लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक तरह का रिवीजन वीडियो है, आप देख रहे होंगे हम फटाफट फटाफट आगे बढ़ जा रहे हैं हर स्लाइड में। रीजन यही है कि हम कलेक्टिवली चीज़ों को याद कर सकें, इसे याद करें, है ना। क्लोराइड्स के लिए पोटेशियम क्रोमेट काम में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट के लिए फेनोफ्थिलीन, बाइकार्बोनेट के लिए मैथिल ऑरेंज, बहुत जरूरी है, अभी वापस आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा मैं। कैल्शियम के लिए मेरोक्साइड या अमोनियम परक्यूरेट काम में लेंगे। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के लिए अभी बोला मैंने, ईबीटी काम में लेंगे। जिप्सम रिक्वायरमेंट के लिए भी ईडीटी, ईबीटी मतलब कैल्शियम जैसा ही, और लाइम रिक्वायरमेंट के लिए मैथिल ऑरेंज,
सेल्फ इंडिकेटर KMnO4 है सर। और अवेलेबल फास्फोरस के लिए एक मेथड होता है जिसको हम जिसके अंदर स्पेसिफिकली पैरा नाइट्रोफिनॉल काम में लेते हैं, जिस मेथड को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड मेथड। कुछ अलग से दिख के दिया है तो उसे भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, शैल वी गो। ओके, सॉइल पीएच की बातें बोली हैं। सॉइल पीएच की बातें एक एक बोल बोल के नहीं बताऊंगा, सीधी बात याद रखनी है। सॉइल पीएच क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को, कंसंट्रेशन को नहीं, एक्टिविटी को, ठीक है। अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंस इज देयरफॉर अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। हमें ये बोल रहा है कि जब आप पीएच मीटर में जाओगे तो पीएच मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वोल्टेज डेवलप होता है, उस वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है पीएच उतनी ज़्यादा आती है। सर क्या बोल रहे हो, हमें नहीं समझ आ रहा। सर क्या बोल रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पीएच मीटर है और पीएच मीटर के अंदर दो हम कह सकते हैं लेयर्स होती हैं, बाहर कंसंट्रेशन क्या है और उसके इलेक्ट्रोड के अंदर H+ का कंसंट्रेशन क्या है, दोनों में जितना डिफरेंस होता है उससे पोटेंशियल डेवलप होता है, और उस पोटेंशियल डेवलप होने के कारण जो हम देख सकते हैं जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा हम देखते हैं पीएच आती है। आई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ मुझे पॉज करके फिर सुने, मुझे आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पीएच की बातें। इस तरह से पीएच मीटर होता है, अंदर भी HCl है और बाहर हमारे जो जिस सॉल्यूशन में हम डालेंगे उसके आसपास भी H+ का कंसंट्रेशन हम जज करना चाहते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस से पता चलता है कि कितनी पीएच है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक पीएच की यूनिट पे कितना होता है, 59 मिली वोल्ट है, 59 मिली वोल्ट है। इंपॉर्टेंट बात, बफर कौन से काम में लेने हैं, 4 7 9.2, 4 7 9.2, 4 7 9.2, 4 7 9.2, कैसे भी करके याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो। क्या है 1:2.5 क्या है, ये वाटर और सॉइल का सस्पेंशन याद रखना है। कुछ बेसिक बात, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं अभी इनको डिस्कस करना मुश्किल होगा, पॉज करके पढ़िएगा, आ जाएंगे समझ में। यही है कि पीएच दी हो तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन दी है तो पीएच कैसे निकालेंगे। डेडिकेटेड एक कंप्लीट वीडियो भी है सॉइल पीएच का इस चैनल पे, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं जिसमें कंप्लीट बात को कवर किया है अच्छे से। और लास्ट में भी ये बताया है कि हर एक पीएच चेंज होने पर, एक पीएच चेंज होने पर, ये लाइन क्या कह रही है मुझे सुनिए, एक पीएच चेंज होने पर H+ या OH- का कंसंट्रेशन जो है वो 10 गुने के फर्क दिखाता है। पीएच अगर 4 से 5 हुई है तो कंसंट्रेशन 10 गुना कम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, पीएच अगर 4 से 5 हुई है या 3 से 4 हुई है या 2 से 1 हुई है, मतलब एक चेंज जब आया है, एक चेंज आने पर, मतलब एक यूनिट चेंज अगर कर रहा हूँ पीएच में तो कंसंट्रेशन 10 गुने के प्रभाव से चेंज हो रही है, यानी 10 फोल्ड से चेंज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं। तो इसने 2 का प्रभाव देखो, सीधा 5 से 7 पे जंप किया है, कह रहा है कि अगर पीएच 5 से 7 हो जा रही है तो मतलब 100 का फर्क आ गया, क्योंकि आपने कहा कि एक बारी में 10 का फर्क आएगा, दूसरे स्टेप में एक और बार 10 का फर्क आएगा, 10 × 10 100, यानी 100 टाइम्स का फर्क आएगा। ये मुझे पता है स्टेटमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मुझे पॉज करके इन सारे नोट पॉइंट्स को पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट बताइए है कि आपके पास एसिडिक हो सॉइल चाहे एल्केलाइन हो सॉइल, दोनों में जब डाइल्यूशन करोगे, जितना ज़्यादा उसे डाइल्यूट करते चलोगे, 10-10 गुना डाइल्यूट कर दोगे, तब पीएच हमेशा बढ़ेगी। द हायर विल बी द पीएच, याद रखना, हायर विल बी द पीएच। मतलब मान लेते हैं एसिडिक कंडीशन थी, पीएच 4 थी, आपने 10 गुना और डाइल्यूट कर दिया तो पीएच 4 पॉइंट हो सकता है 5 हो जाएगी या 4.2 हो सकती है, मतलब बढ़ेगी। और आपने मान लेते हैं एल्केलाइन कंडीशन वाली मिट्टी है, पीएच मान लेते हैं 8 है, आपने उसे बहुत 10 गुना और डाइल्यूट कर दिया, उस सस्पेंशन को 10 गुना और डाइल्यूट कर दिया, तब 8.5 हो जाएगी, मतलब अभी भी पीएच बढ़ेगी। समझ आई मेरी बात, इफेक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके रीजंस में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और क्या है, इसी से जुड़ी बातें याद करना कि 0.8 डेसी साइमन पर मीटर, यूनिट इंपॉर्टेंट है, डेसी साइमन पर मीटर, इससे कम जो होता है उसे 1:2 इसी जो है वो नॉर्मल कंडीशंस है। 2.5 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप्स के लिए इंजूरियस होता है। ECE क्या होता है, ये सैचुरेटेड कंडीशंस वाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब EC और ECE अलग होते हैं बिल्कुल, ये सैचुरेटेड ECE है, ये नॉर्मल EC है, इनमें फ़र्क होता है, याद रखना। क्यों बनाया गया था ECE का कॉन्सेप्ट, सैचुरेटेड EC क्यों बनाई गई थी, ताकि हम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जज कर सकते हैं कि आगे और नॉर्मल कंडीशंस की EC जज की जा सकती है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। EC और ECE अलग होते हैं, EC नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है,
ECE क्या है? सैचुरेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना। और सैचुरेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली जो हम सलाइन और नॉन सलाइन सॉइल के लिए काम में लेते हैं, 4 का क्राइटेरिया, 4 से ज़्यादा है तो सलाइन है, 4 से कम है तो नॉन सलाइन है। और जबकि नॉर्मल EC का फॉर्मूला क्या होगा? 0.8 से 2.5 के रेंज में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। DC साइमंड्स पर मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। एक साइमंड बराबर होता है एक महो के, या हम कह सकते हैं एक DC साइमंड पर मीटर बराबर होता है एक महो पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। और क्या है? कन्वर्जन आपके सामने दिखाए हैं। एक साइमंड्स पर सेंटीमीटर को अगर आपको कह दे DC साइमंड्स पर मीटर में बदल के दिखाओ तो कुछ नहीं करना, दोनों बराबर है। 10 है तो ये भी 10 है। ये आ सकता है इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है तो महो पर सेंटीमीटर बराबर होता है DC साइमंड पर मीटर। और फैक्टर्स भी दिए गए हैं, चाहें तो आप याद कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आपको स्टार्टिंग में 2 याद रहें तो बहुत है, बाकी तो आप एग्जाम में ऑन द स्पॉट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको DC, माइक्रो, मिली इन सब की बातें समझ में आती हैं तो आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो स्पेसिफिकली याद रखने चाहिए, मुझे लगता है वो स्टार्टिंग के 2 हैं। बाकी तो हम वैसे तो इनको भी कन्वर्ट कर ही सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि दोनों बराबर हैं। और इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई TDS निकालना हो तो आप इसी को 640 से मल्टीप्लाई करोगे, सम निकालना हो एनायन कैटायन का तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, और इसी की रेंज अगर आपके पास 30 से 30 हो तब उस कंडीशन में OP निकालना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना हो, तो आप इसी को -0.36 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 फैक्टर बता दिए सर आपने, 640, 10 और 0.36। कब कौन सी कंडीशन में काम में लेना है अभी याद करिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब इसी डिटर्मिनेशन करते हैं तब उसको आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हम कहेंगे टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉइल सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय अप्रॉक्सीमेटली 1.9%, मतलब इसी 2% से बढ़ जाएगी, लगभग 2%, 1.9% मतलब लगभग 2% बढ़ जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे इसी डबल मतलब 2% से बढ़ जाती है। याद रखना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आयन तेजी से भागेंगे, गर्म हो जाएंगे तो ओके। नेक्स्ट हमें बताया कि KCl का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है, तो KCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्राम डालना है ये याद रहे तो अच्छी बात है। 0.7456 बनाना होता है। मान लेते हैं ये याद नहीं रहा है सर, लेकिन ये जरूर याद रहना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है कैलिब्रेशन के लिए, उसकी कितनी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? 1.41 DC साइमंड्स पर मीटर। 1.41 DC साइमंड्स पर मीटर बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। ठीक है, आगे अब शुरू हो रहा है सॉइल एनालिसिस। सॉइल एनालिसिस के सारे न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, फटाफट से देखते हैं। पहला न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, उसके बाद बाकी सारे। नाइट्रोजन की पहले बात करें तो क्या बात करेंगे कि जो हम मेथड काम में लेते हैं वो सुबिया अजीजा मेथड होता है। उसमें एल्केलाइन कंडीशन में पोटेशियम पर मैग्नेट काम में लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर एल्केलाइन कंडीशन बनाने के लिए NaOH काम में लिया जा सकता है। तीसरी बात, एल्केलाइन कंडीशंस की वजह से नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में बाहर आती है, और अमोनिया को हम ट्रैप करते हैं किसमें? बोरिक एसिड में। 4 बातें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना जरूरी है। इस मेथड के अंदर क्या क्या रिएजेंट काम में लेते हैं, इनकी कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है। KMnO4 0.32% का होगा, NaOH 2.5% का होगा, स्टैंडर्डाइजेशन टाइट्रेशन करने के लिए 0.02 नॉर्मल H2SO4, 2% का बोरिक एसिड, और साथ में मिक्स्ड इंडिकेटर जो मैं आपको बार बार बोल रहा था। 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें यहाँ लिखी हैं, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, सुबिया अंजीजा मेथड के अंदर ये फैक्टर पूछा जा सकता है कि 1 ml 1 नॉर्मल H2SO4 किसके बराबर है? 0.014 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के बराबर है। 0.014, 0.014, 14 के आगे एक जीरो भी है फिर पॉइंट लगाया है। कैसे भी करके ये जो मैंने डब्बा बना रखा है इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर ये कैलकुलेशन समझा दो, पीछे जो वीडियोस बना के आए हैं, सेपरेट वीडियो बनाया है सुबिया अजीजा मेथड की, वहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया है। और नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन में देवर्दा एलॉय पूछा जाता है जिसके अंदर कुअल्जन होता है। क्या होता है? कुअल्जन होता है। कुअल्जन मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक होता है। 50, 45, 5%। कंपोजिशन याद रखना है, 50, 45, 5। कुअल्जन 50, 45, 5। कुअल्जन 45, 50, 45, 5। जेल्डाल मेथड जो होता है उसमें 3 मेन स्टेप होते हैं, डाइजेशन, डिस्टिलेशन और टाइट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइजेशन मतलब पहले इनऑर्गेनिक फॉर्म में लो, डिस्टिलेशन मतलब उसको भाप बना के उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आओ, टाइट्रेशन मतलब उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टाइट्रेट कर दो। डन। आई होप जुड़े हुए हैं अभी तक आप। अगर इस वीडियो को अभी भी आप देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप में बहुत पेशेंस है
और तभी देख पा रहे होंगे जब आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज है। और अगर एकदम से ही शुरुआत से देख रहे हैं तो आपके लिए ये हैवी हो सकता है वीडियो, है ना। आपको लगेगा कि यार ये तो क्या ही बोले जा रहे हैं, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, है ना, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री का फाइनल रिव्यू देखें, एक ऐसा वीडियो जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन या इतनी इंफॉर्मेशन दे सके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको कॉन्फिडेंस दे सके, तो वो इस वीडियो का पर्पस है ना। ऑफकोर्स वन शॉट में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो। काफ़ी कुछ तभी पढ़ पाओगे जब आपका कुछ पहले पढ़ा हुआ हो, है ना। चलो खैर आगे देख रहे हैं। टोटल नाइट्रोजन का एनालिसिस करना हो तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, K2SO4, FeSO4, CuSO4। क्या बोला? टोटल नाइट्रोजन के एनालिसिस में K2SO4, FeSO4 और CuSO4 काम में लेना होता है। K2SO4, FeSO4 और CuSO4 का एक तो रेशियो याद रखना है, 10:1:0.5, आधा, 10:1 आधा, 10:1 आधा याद रखना है। सबका अपना अपना काम है। K2SO4 का अलग इस्तेमाल है, FeSO4 का अलग है, H2SO4 ना। K2SO4 और FeSO4 H2SO4 का बीपी बढ़ाते हैं। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। CuSO4 कैटालिस्ट का काम करता है। और तीसरा हमको ये भी याद रखना है कि सिलिसिलिक एसिड भी काम में लेते हैं हम यहाँ पे। तो सिलिसिलिक एसिड जो है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन के लिए काम में लिया जाता है। तो स्लाइड की आपने सर 3 बातें इंपॉर्टेंट बोली। पहला तो रेशियो याद रखना है, दूसरा सबके काम याद रखने हैं, और तीसरा एक अलग ही चीज़ बता दी जो यानी सिलिसिलिक एसिड का भी बताया। तो सिलिसिलिक एसिड और सोडियम थायोसल्फेट, सिलिसिलिक एसिड और सोडियम थायोसल्फेट ये दोनों नाइट्रेट नाइट्रोजन के लिए के रिडक्शन में काम में लिए जाते हैं। आपका मकसद, आपका पर्पस या आपका काम क्या है? इस स्लाइड को पॉज, मुझे पॉज करके इस पूरी स्लाइड को पढ़ना। लेकिन मैंने सिर्फ वो बातें बोली जो इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली याद रखनी है। डन, सारांश दे रहा हूँ मैं खाली बस आपको बोली। एक ड्यूमास मेथड होता है जिसमें 5 तरह के एलिमेंट काम में लिए जा सकते, मतलब का जजमेंट कर सकते हैं। CHO और NS, CHO NS, CHO NS, CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, ड्यूमास मेथड एक पूरा एक टेक्निकल मेथड है, पूरी सिस्टम होता है उसका अलग। दूसरा फॉस्फोरस डिटर्मिनेशन के अंदर ऑलसेन मेथड होता है, जो ये याद रखना है 0.5 मोलर NaHCO3 काम में लेना है। ये भी पूछते हैं 0.5 नॉर्मल अमोनियम, गलती कर दी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं बोल भी गया अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम नहीं है यहाँ, सोडियम है। ये गलती हो जाती है ना, गलती नहीं करनी है। सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओले ओले ओलसन, ओले ओले ओलसन, तेरे तू नाना 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 मत कर। ओलसन में नाना नाना कुछ भी ऐसे कर लीजिए। याद रखना कि सोडियम का कनेक्शन है O से। ओ नो, मुझे याद नहीं, मुझे याद रहना चाहिए ओ नो, ओ नो, या कैसे भी करके याद रखना। मैं वैसे यही कह रहा हूँ कि ऑलसेन मेथड के अंदर 0.5 मोलर Na वाला याद रखना है। अमोनियम में कार्बोनेट मत कर देना, अमोनियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कंसंट्रेशन याद रखनी है। और इसके अंदर जो हम कहते हैं रिप्लेसमेंट देखते हैं, वो क्या है? मेन फंडा ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, फॉस्फोरस सॉल्यूशन में आ जाता है, और उस फॉस्फोरस का डिटर्मिनेशन हम करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। पूरा मेथड मैं पिछले वीडियोस में जैसे बता चुका हूँ। अभी हम देख रहे हैं इसमें 2 रिएजेंट होते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट और एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट। और दूसरा रिएजेंट में एस्कॉर्बिक एसिड काम में ले जाता है। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये ब्लू कलर को स्टेबल कर पाता है, स्टेबल करता है ब्लू कलर को, और फिर उसको क्यूवेट में डाल के हम जजमेंट करके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जांच करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे काम करता है। बस फॉस्फोरस डिटर्मिनेशन के और भी कई सारे मेथड हैं, सभी की कंसंट्रेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सेम तो अभी मैंने आपको याद कराया 0.5 है और पीएच 8.5 है, लेकिन पूछते ज़्यादा और क्या है? ब्रे पूछते हैं 0.03 नॉर्मल अमोनियम फ्लोराइड, जो कि एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक सॉइल में काम में लेते हैं, और एसिड भी होता है 0.025 मोलर एसिड। डन। और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महलिज भी इंपॉर्टेंट है, ब्रे का भी इंपॉर्टेंट है, ऑल सेम तो है ही, ABDTPA बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी सॉइल में काम में लेते हैं, यानी 2 जो डब्बे बना के दिए हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मुझे पॉज करके याद करिएगा इस टेबल को। कन्वर्जन फैक्टर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस को P2O5 में बदलना है। देखो छोटा छोटा वर्ड है ना, उसको बड़े वर्ड में बदलना है। पी को P2O5 पे लेके जाना है, मतलब बड़ी चीज में लेके जाना है, तो आपको बड़ा फैक्टर चाहिए, यानी 2.29 चाहिए। लेकिन बड़े से आपको छोटे पे जाना है, देखो बड़ा है ना, बड़ा है ना, देखो ये P2O5 से छोटे पे आना है, P पे आना है, तो मतलब छोटा फैक्टर चाहिए 0.44।
सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करोगे, लेकिन फैक्टर बदल जाएंगे। 1.20 इसका आधा हो गया लगभग, देखो आधा तो नहीं हुआ लेकिन ठीक है चलो 1.2 और इसका लगभग डबल हो गया यानी 0.83। कैल्शियम का याद रहे तो याद कर लेना, इसका ये 1.40 और 0.7 बनाता है। नहीं पूछते हैं वैसे तो ज़्यादातर यही दो पूछे जाते हैं फेमस, लेकिन अगर कोई गलती से कहीं आ जाए तो इस हिसाब से मैंने मेंशन तो कर दिया है। मुझे लगता है ये ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बस। पोटेशियम डिटर्मिनेशन के लिए एक्सचेंजेबल मेथड काम में लिया जाता है, जिसमें न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिडेट काम में लेते हैं। याद रखना, न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिडेट। न्यूट्रल है यानी 7 pH है, नॉर्मल यानी नॉर्मेलिटी 1 है, न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिडेट। किसने दिया था? तो अजीब सा नाम दिया गया है, पियानिस्कोव ने दिया था, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन इस मेथड को याद रखना, एक्सचेंजेबल पोटेशियम के लिए न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिडेट काम में लिया जाता है। ठीक है, और जो KCl का सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें 1.907 ग्राम ऑफ KCl डालना होता है। इस डाटा को भी याद रख लीजिएगा। फ्लेम फोटोमीटर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है। फ्लेम फोटोमीटर के अंदर यही है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसको फ्लेम में डालते हैं, वो पार्टिकल एक्साइट होते हैं, एक्साइट होकर कुछ एनर्जी छोड़ते हैं, वो छोड़ी गई जो एनर्जी है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेम फोटोमीटर का एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन मतलब उस इमिट किया गया है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इसी को चीज़ को दिखाया गया है कि जो भी सैंपल है आपका वो फ्लेम में जाएगा, फ्लेम में जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक्साइट होंगे, गर्म होंगे, कुछ एनर्जी छोड़ेंगे, और जो एनर्जी छोड़ेंगे उस एमिटेड एनर्जी को हम जज कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं फ्लेम फोटोमीटर का सिद्धांत। हर एलिमेंट की अपनी एक अलग कलर होता है और अपना एक उसका वेवलेंथ होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम में मैं याद रखता हूँ पर्पल, कैसे? पॉलीथीन, पॉलीथीन याद रहता है मेरे को। पोली मतलब पो फॉर पोटाशियम, ली फॉर लिलक, लिलक मतलब क्या हो गया? पर्पल कलर। पॉलीथीन, पोली ट्रिक है एक तरह की, उसमें याद रखना है सबसे ज़्यादा है पोटेशियम का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है 766 है। लिथियम का लाली, लालिमा होती है ना, लाल है तो लालिमा, लाली ली स्टैंड्स फॉर लिथियम, लाली रेड है तो याद रहेगा, रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है ना, तो याद रख लो 670 जितना बड़ा याद रखना नंबर। कैल्शियम का, कैल्शियम हड्डियाँ मजबूत होंगी तो मैं ईंटें उठा पाऊंगा, ईंटें उठा पाऊंगा तो ब्रिक, और मुझे दाढ़ी कितनी मिलेगी? 622। ये ट्रिक मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। सोना, सोडियम ना, सोना कैसा होता है? पीले रंग का होता है, तो येलो याद रखना है, उसका उसकी फ्लेम्स कैसी होगी? येलो होगी। और सोना खरीदना, कितने खरीदना की औकात है अभी? सिर्फ 589 ग्राम सोना ही खरीद सकता हूँ अभी बस में, इतने ही पैसे हैं जेब में, तो इतना कुछ भी करके याद करना है आपको। बाहर में जाके मैंने नींबू पानी मांग लिया, बाहर बाहर में जाके सिर्फ नींबू पानी मांग लिया, बिल्कुल, ताकि याद रहे। बेरियम इज रिलेटेड टू लाइम, लाइम मतलब लाइम सोडा होता है ना, वैसे लाइम नींबू पानी मतलब लाइम से रिलेट करके लाइम ग्रीन याद रखना है मुझे, जो कि, और वो लाइम ग्रीन बाहर में गया था तो वो महंगा पड़ गया मेरे को, 554 रुपये का मिली एक शिकंजी। चलो छोड़, जो भी है, कुल मिला के आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो मैंने कहा था EDTA काम में लेते हैं। तो EDTA के अंदर रंग बदलते हैं, रंग बदलने होते हैं इसमें, है ना। कॉम्प्लेक्सोमेट्री का मतलब ही यही है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में रंग देखे जाते हैं। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि जो इस मेथड के अंदर EDTA होने के कारण इसको हम वर्सनेट मेथड कहते हैं। EDTA वर्सीन एक तरह का ट्रेड नेम है EDTA का, है ना। और ये मेथड दिया था सच वर्जन बच ने दिया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए इस मेथड को काम में लेते हैं। दो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, म्यूरोक्साइड इंडिकेटर और कैल्गन, ये दोनों हम कैल्शियम के लिए काम में लेते हैं। और सोडियम डाइएथाइल डाइथ्रायोक्रोमेट, ये लिख लीजिएगा कॉपी में दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है, इसके ऊपर गोला लगा के लिख लीजिएगा कि ये एक तरह का मास्किंग एजेंट है। सोडियम डाइएथाइल डाइथायोकार्बोनेट मास्किंग एजेंट है, ये इंडिकेटर नहीं है। और इस मेथड में होता क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है कुल मिला के, और ये एसिड बेस्ड और HCl और NaOH जो है इस तरह से बना रखे हैं। आई थिंक ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, आई एम सॉरी, ये तो मेथड हो गया EDTA का मेथड, बस इतना ही है। इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ दिखा दी गई हैं। यहाँ हेडिंग लिखना रह गई है, यहाँ लिखा जाएगा ऊपर डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द सॉइल, लिख लीजिएगा प्लीज कॉपी में, डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सॉइल। उसके अंदर ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराते हैं, तो ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। हो गया। अब आ रहा है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि उसके अंदर हमें क्रोमिक एसिड डालना होता है, और जो क्रोमिक एसिड होता है वो एक्सेस में कितना बच गया, एक्सेस क्रोमिक एसिड जो बचता है उससे हम टाइट्रेशन से पता करते हैं कि कितना OC है उसके अंदर। बात समझ आई? नहीं समझ आई? आई होप आई होगी।
क्यों? इसमें होता क्या है, इसमें बस कोई मिला के जो भी हमारी मिट्टी है उसके अंदर टॉमिक एसिड डालेंगे, उसको डाइजेस्ट कराएंगे, उसके बाद उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, फॉर्मिक एसिड में K2Cr2O7 और HCl दोनों होते हैं। अमाउंट ऑफ जितना डाइक्रोमेट यूज हुआ मतलब उतना ही ज्यादा उसके अंदर प्रोसीड होता है। ये पूरा मेथड होता है। इस मेथड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ हम H3PO4 या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, नहीं सॉरी सोडियम फ्लोराइड को काम में लेते हैं। H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या सोडियम फ्लोराइड काम में लेते हैं, ताकि ताकि डिस्टिंक्ट कलर एकदम सही से टाइट्रेशन के दौरान एकदम सही कलर मिल सके। तो उसके लिए हम H3PO4 या NaF डालते हैं, याद रखना। और इंडिकेटर क्या है? DPA डाइफेनिलमीन है। और कलर कैसा होता है इसमें? बैंगनी से हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ग्रीन कलर होने का कारण क्या है? क्रोमियम प्लस 3 लिख लीजिए, क्रोमियम प्लस 3 आयन के कारण ऐसा होता है ग्रीन कलर आता है। ठीक है, तो ये ओसी था। ओसी का फैक्टर याद रखना, जैसे नाइट्रोजन में याद कराया था वैसे यहाँ याद रखना है, 0.003 ग्राम होता है। आगे बढ़े, ओसी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है बीम लेन फैक्टर। बीम लेन फैक्टर कहता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर है, आपके पास 100 ग्राम अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो उसमें 58 यानी 58 ग्राम क्या होगा? ऑर्गेनिक कार्बन होगा। उस 58 ग्राम के बिहाफ पे हमने क्या निकाला है कि मतलब आपको अगर OM निकालना, ऑर्गेनिक मैटर निकालना है, तो OC में आप गुणा कर देंगे 1.732 1.724 का 1.724 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीम लेन फैक्टर कहते हैं, इसे याद रखना है। ठीक है, अवेलेबल सल्फर के लिए जो मेथड होता है उसमें क्या रिएजेंट काम में लेते हैं? कैल्शियम क्लोराइड तो काम में लेते ही हैं, लेकिन साथ में मॉर्गन रिएजेंट भी आता है यहाँ पे, तो याद रखना। मॉर्गन रिएजेंट में क्या होता है? 10% सोडियम बाइकार्बोनेट और 3% एसिटिक एसिड भी मिलाया होता है। और भी चीजें काम में लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड के अलावा, जैसे कि मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे कि KCl होता है। यहाँ पे वही है, एक्सचेंज करते हैं, है ना। जो भी मिट्टी है उसके अंदर ये सारे सॉल्यूशंस डालेंगे, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन डालेंगे तो सल्फर एक्सट्रैक्टेड में आ जाएगा और उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जांच कर लेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आई थिंक 420 नैनोमीटर पे हम इसका जजमेंट करते हैं सल्फर, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर फॉस्फोरस फॉस्फोरस के लिए कौन सा नैनोमीटर की रेंज होती है और सल्फर के लिए कौन सी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिएजेंट्स के से कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.15% कैल्शियम क्लोराइड की, कम एकेशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बेरियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड की जरूर याद रखना। इस मेथड को टर्बिडिटी मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बिडीमेट्रिक मेथड। मतलब जितना ज्यादा फजी यानी जितना ज्यादा धुंधला पानी होगा, जितनी ज्यादा मिट्टी जैसा, जितना ज्यादा मटमैला पानी होगा, उतनी ज्यादा सल्फर की कंसंट्रेशन देखी जाएगी। रेंज याद रखना 10 से 20 ppm नॉर्मल रेंज है। 10 ppm से कम है तो डेफिशिएंट है, 10 ppm या 20 ppm से ज़्यादा है तो टॉक्सिक हो जाएगा, लेकिन 10 से 20 की ppm की रेंज नॉर्मल रेंज है। अब आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें हम आते हैं 3-2-1 का कॉन्सेप्ट। 3-2-1 क्या बोला? 3-0-2-0-1-0 पॉइंट के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद हमने क्या देखा? 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। टी टी सिंगल वर्ड है, टी मतलब चाहे जैसा बोलते हैं टी लिखना है तो टी के लिए तो एक ही पॉइंट याद रखना है। CaCl2 में आ ही 2 रहा है, 2 आ रहा है तो याद रखना है इसमें एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी। और DTPA इतना बड़ा नाम है तो फिर उसके अंदर 3 मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी। तो इस तरह की ट्रिक है जो मैंने बना रखी है, जो मुझे याद रखवाती है DTPA, CaCl2 और H2O और टी का कंसंट्रेशन कितना है। DTPA का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइएथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटिक एसिड। टी क्या है? ट्राइएथेनॉल एमीन। पीएच कितनी है? 7.3। ABDTPA क्या होता है पता है? ABDTPA अमोनियम बाइकार्बोनेट DTPA, उसके अंदर 7.6 होती है पीएच, याद रखना। और यहाँ बताते हैं कि ये जो EDTA का मेथड है उसमें जो ये टी है यानी ट्राइएथेनॉल एमीन है, ये फ्लेम्स के अंदर यानी AAS के अंदर पूरी तरह से बर्न हो जाता है। और दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इसका कितना डिसोसिएशन होता है। 7.3 pH पे 75% ये डिसोशिएट होता है, याद रखना, यानी प्रोटोनेटेड हो जाता है। H+, मतलब कौन सा केटाइन, कितना प्रतिशत केटाइन बनाता है? 75% केटाइन बनाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बता रखा है हमें कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, किसके वर्किंग प्रिंसिपल? तो AAS का। DTPA मेथड में क्या काम में लेते हैं हम? AAS यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम देखते हैं जो आयंस हैं वो एनर्जी को रिसीव करते हैं, एक्साइट होते हैं। यहाँ हमें क्या काम में लेना होता है, मैं आपको इसको डायग्राम से बताऊंगा तो आई थिंक समझ आएगा। डायग्राम आई थिंक मेंशन करना भूल गया वहाँ पे। इसमें होता क्या है कि जो हमारा नॉन सोर्स है,
नोन सोर्स ऑफ पर्टिकुलर हम कहते हैं हॉलो कैथोड लैंप होता है, उससे एनर्जी छोड़ी जाती है और वो एनर्जी जो होती है उसे एटम्स रिसीव करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ शो करते हैं, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है उसके बिहाफ पे उसका कंसंट्रेशन निकाला जाता है, तो इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, तो और क्या है बातें, तो ये तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट देख लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बातें देख ली। अब कुछ बातें हैं सॉइल के अंदर क्रिटिकल लिमिट्स के रूप में याद रखनी है। सल्फर की क्रिटिकल लिमिट अभी बताई थी 10 ppm इंपॉर्टेंट थी। Fe की पूछी जाती है 4.5 ppm। मैंगनीज मन में दो बातें याद रखना, Mn2 है, जिंक में 0.6 है, जिंक में शूच है, जिंक में 0.6 है, बोरॉन का उसके आसपास 0.5 है, कॉपर बहुत कम 0.2, मोलिब्डेनम तो बहुत ही ज्यादा कम यानी 0.1 होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। तो अब तक मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी हैं सॉइल एनालिसिस से रिलेटेड। वीडियो बहुत लेंथी है, आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर लग रहा हो कि पक रहे हैं अब नहीं सहन हो रही है तो मुझे पॉज कर सकते हैं और स्लाइड्स को बिल्कुल पढ़ते हुए जाएं, है ना। अगर आपको लगे कि इस मोमेंट पे लगे कि यार सर रीड कर लें, याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इट्स योर चॉइस, लेकिन जो भी यहाँ हर स्लाइड पे लिखा गया है उसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा। आगे कुछ नोट पॉइंट्स बताए हैं कि बोरॉन के लिए हॉट वाटर मेथड काम में लेते हैं, बर्जर एंड ट्रॉग में दिया था। मोलिब्डेनम के लिए अमोनियम ऑक्सोलेट मेथड काम में लेते हैं, जिसे टैम्स रिएजेंट कहते हैं या ग्रीक्स रिएजेंट कहते हैं, जिसकी पीएच याद रखनी है 3 होती है। बोरॉन के लिए एक एजोमिथिलीन एच मेथड भी होता है और मोलिब्डेनम के लिए डायथायोल मेथड भी होता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट में अल्टरनेट मेथड बता रखा है मोलिब्डेनम निकालने का, तो उसे हमें क्या बताया है कि ग्रेफाइट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या बताया गया है, एनायन रेजिन मेथड होता है। और क्या बताया है, ABDTPA, यानी मैं जिसकी बात कर रहा था अमोनियम बाइकार्बोनेट DTPA, इसकी पीएच 7.6 होती है। सुल्तानपुर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ICP AES काम में लेते हैं, ICP मतलब इंड्यूस्ड कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। चलो, और हम क्या देख सकते हैं आगे, नोट पॉइंट नंबर 4 बता रखा है कि ये जो ABDTPA है उसकी पीएच 7.6 याद रखना, ये कलेक्टिवली बाकी सारे मतलब जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसके साथ फास्फोरस पोटेशियम को भी निकाल सकता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ फास्फोरस और पोटेशियम को भी निकाल सकते हैं। इसे यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टेंट कहते हैं, लिख लीजिएगा अपने। ABDTPA को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टेंट कहा जाता है। कंसंट्रेशन याद रखना 1 मोलर अमोनियम बाइकार्बोनेट 0.005 मोलर DTPA और पीएच 7.6 होती है। ठीक है, और ये और बताया कि मॉर्गन वॉल्फ रिएजेंट भी होता है ना। एल्कलाइन कंडीशन में मॉर्गन वुल्फ रिएजेंट हो गया। सभी रिएजेंट्स को प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि ग्रीक्स आपको जो टैम्स रिएजेंट या बताया वो क्या है, मॉर्गन रिएजेंट का कंपोजिशन बता दिया। जो भी रिएजेंट है उन्हें एक जगह पे लिख दीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो और कोई भी इंसान उस कमेंट को पढ़े तो उसे भी याद हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है 10% सोडियम एसिटेट होता है और 3% एसिटिक एसिड पीएच 4.8। ठीक है, लास्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक लिस्ट दी गई है कि भाई FeMn ZnCO निकल के लिए तो वही काम में लेना है, DTPA सोल्यूशन ही है, लेकिन बोरॉन के लिए आप हॉट वाटर मेथड काम में ले सकते हैं और मोलिब्डेनम के लिए याद रखना है अमोनियम ऑक्सोलेट मेथड, जैसे हमने टैम्स या ग्रीक्स रिएजेंट डाला। 0.2 मोलर होता है, पीएच 3 है। उसमें टाइम देखिए, शेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, 16 घंटे होते हैं। अब छोटा सा पार्ट है इस वीडियो का, आप लास्ट में प्लांट एनालिसिस और वाटर एनालिसिस। प्लांट एनालिसिस में ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, सिर्फ ये बात है कि वेट डाइजेशन मेथड, यानी प्लांट सैंपल्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए 3 एसिड मिलाए जाते हैं, HNO3, HClO4, H2SO4, HNO3, HClO4, H2SO4। अगर आप 2 एसिड मिला रहे हैं तो उसे डाई एसिड मिक्सचर बोलेंगे, जो कि होता है 3:1, इंपॉर्टेंट है। ट्राई एसिड मिला रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, HNO3 होगा, HClO4 होगा, H2SO4 होगा। HNO3 के अंदर आएगा 9, HClO4 में आएगा 3 और H2SO4 में आएगा 1। 9:3:1, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, 9:3:1 याद रखें। 3:1 और 9:3:1 इंपॉर्टेंट है। प्लांट एनालिसिस की रेंजेस याद की जा सकती है कि NPK, CA, MGS मतलब पौधों में इतने हो तो वो सफिशिएंट है, यानी 2 से 5% नाइट्रोजन है तो सफिशिएंट है। तो इस तरह से सफिशिएंसी की रेंज याद रखी जा सकती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ये जो रेंज है वो ppm में होती है, तो वो भी मैंने आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी है, चाहे तो उसे रीड कर सकते हैं। और लास्ट में वाटर एनालिसिस में पहला तो इंपॉर्टेंट कैल्शियम मैग्नीशियम का ADTA मेथड ही है, लेकिन वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी हम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की डिटर्मिनेशन के अंदर 2 स्टेप होते हैं, यानी पहली टाइट्रेशन जब करते हैं उसमें सिर्फ हम कार्बोनेट निकालते हैं। पहली टाइट्रेशन जो होती है उसमें सिर्फ सारे कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में बदलते हैं और फिर सारे बाइकार्बोनेट जितने भी मिल गए हैं उनको पूरी तरह से टाइट्रेट कर दिया जाता है, यानी ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है।
तो इस स्टेप में जो कार्बोनेट्स हैं उनके लिए फिनोक्सिलीन इंडिकेटर काम में लिया जाता है, बाइकार्बोनेट है उसके लिए मेथिल ऑरेंज काम में लेते हैं। समझ आई बात? मतलब फर्स्ट स्टेप में सिर्फ सारे कार्बोनेट्स को बदल दिया जाता है बाइकार्बोनेट्स में। तो इस कंडीशन में फिनोक्सिलीन जो पहले कार्बोनेट के कारण पिंक कलर दिखा रहा था, वो अब सारा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। लेकिन बाद में जैसे ही आप उसमें मेथिल ऑरेंज डालते हो तो पहले येलो होता है सॉल्यूशन, लेकिन सारे जब टाइट्रेशन के बाद H2SO4 से टाइट्रेशन के बाद जब सारे के सारे लोग बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं, मतलब पूरी प्रोसेस पूरी हो जाती है, तब सॉल्यूशन ऑरेंज हो जाता है। याद रखना 2 स्टेप का प्रोसेस है, इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम देखते हैं क्लोराइड का कंसंट्रेशन निकालना है तो उसमें कौन सा इंडिकेटर काम में लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम क्रोमेट काम में लेते हैं। और इसमें जो हम कह रहे हैं प्रेसिपिटेट होता है वो क्या है, AgCl का प्रेसिपिटेट। कलर कैसा आता है, ब्रिक रेड कलर, इंपॉर्टेंट है, ब्रिक रेड कलर आता है, किसके कारण, सिल्वर क्रोमेट के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट, सेफ लिमिट्स अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, RSC की कितनी है, 1.25। मैंने एग्जाम में देखा है कई बार, याद रखना मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर या ppm बोल दीजिए। 1.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होता है तो रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, इससे कम है तो सेफ है, 2.5 से ज़्यादा है तो बिल्कुल अनसेफ है। SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो 10 सेफ लिमिट है। बोरोन के लिए 2 है, क्लोराइड के लिए 140 बताई गई है, BOD के लिए 100 बताई गई है। और बहुत पॉपुलर होती है नाइट्रेट के लिए, बहुत पॉपुलर होती है नाइट्रेट के लिए। याद है नाइट्रेट के लिए कितनी होती है, WHO ने बताया है कि 10 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है, इससे अगर ज़्यादा नाइट्रेट होता है पानी में तो वो पीने के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी फॉर श्योर हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप बोल बोल के जो मैंने बोला है उसे नहीं समझ पाए तो प्लीज़ इसका PDF जो भी कंटेंट आपको दिया गया है इसे अच्छे से याद कर लें। आई एम रियली श्योर योर एनालिटिकल केमिस्ट्री विल बी बेटर, आई थिंक, जो आपको एग्जाम में हेल्प कर पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ MCQs को जज कर लेंगे। और आने वाले वक्त में देखते हैं, एक सीरीज शुरू करने का सोचा है जिसके अंदर हम और भी जो भी पार्ट्स हैं, सॉइल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबके कुछ MCQs की सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ मैं। और भी कोई सजेशंस हो आपकी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।